पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या देखे थे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो अगर तुम्हें कुछ याद हो थोड़ा मोड़ा भी है, क्या नहीं आया तो पुराना लेक्चर देख सकते हो, वहां बताए थे हम लोग कि इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर सीरीज कनेक्शन में होता है तो वो होता है क्या, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट भी आया था, सीरीज में ही था, तो वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। यानी कि अगर डिफरेंट सेल को सीरीज में हम ज्वाइन करेंगे, किसमें ज्वाइन करेंगे, सीरीज में ज्वाइन करेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। अब ये E1 E2 कहीं माइनस में भी हो गया, कब, जब सभी का ऑर्डर चेक करना, अगर ऑर्डर किसी का डिफरेंट है, अपोजिट ऑर्डर में है, तो उसके लिए वैल्यू क्या यूज करते हैं हम लोग, माइनस यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में हम ध्यान देंगे, वो देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ध्यान देना, क्या है, हमारा पास मान लो एक सेल है, अब ये सेल दो मानते हैं इसकी ईएमएफ E1 है। अब अगर सेल है तो साथ में क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसको लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये सेल है तो क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल है तो क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, ठीक है ना। चलो देखो तो, अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो सभी जो जितने भी सेल्स हैं, सेल लगे हुए हैं, वो सब डिफरेंट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये सेल को गौर करें तो ये भी एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसको देखें तो ये भी इसी पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ये देखें तो ये भी उसी पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो क्या तीनों एक ही पॉइंट भी जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अगर तीनों एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, कॉमन पॉइंट है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। ध्यान देना, मान लो यहां से करंट जाता है, मान लो आई करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, आई करंट आ रहा है, ठीक है ना। अगर आई करंट आ रहा है तो ध्यान देना, यहाँ जैसे ही करंट पहुंचेगा, क्या करंट डिवाइड कर देगा, क्या करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, करेगा नहीं करेगा। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इधर क्या चला जाएगा, I1, इधर क्या चला जाएगा, I2, इधर क्या आ जाएगा, I3। अब ये तीनों करंट यहाँ आएंगे और आपस में मिलकर फिर से कितना बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से मान लो हम क्या किए, सर्किट में करंट को दिखाते, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमने जब सीरीज और पैरेलल पढ़ रहे थे कैपेसिटर के टाइम, सॉरी कैपेसिटर रेजिस्टेंस के टाइम में जब हम पढ़ रहे थे, अगर नहीं तो उस सेशन को ध्यान देना, क्या बताया गया था, वहां बताया गया था क्या, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तो करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मैथमेटिकल डिफरेंशन था क्या, टोटल करंट इन ए सर्किट, ये वो रेजिस्टेंस के लिए था। करंट के लिए क्या इक्वेशन था, तो करंट के लिए इक्वेशन था कि जितना भी करंट जो आ रहा है, ये तीनों क्या होता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो टोटल करंट जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। यही अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो उसमें क्या आया था, तो वहां पर तो सीरीज में I सेम था, सॉरी वहां पे I तो सबके लिए सेम था। तो जब I सेम था तो वहां पोटेंशियल के लिए क्या था फॉर्मूला, तो वहां पोटेंशियल के लिए था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बात समझ में आ रही है। तो हमें यहाँ बात करना है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बात समझ आ गया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्या प्रूफ निकालना हमें,
इक्विवेलेंट तो चलो अगर हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ये इस I1 का I2 का I3 का वैल्यू पुट करते हैं, यानी इस I1 I2 I3 का वैल्यू हम निकाल कर यहाँ अगर पुट कर दें तो हम ईएमएफ इसका निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि I1 I2 I3 निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम I1 की बात करें तो I1 हमारे सर्किट इस सर्किट में ऊपर सर्किट में, अगर ऊपर का सर्किट में I1 है, ध्यान देना यहाँ करंट I है, ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो हम मान लिए कि यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, क्या है V मान। अब बताओ तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो तीनों सेल क्या एक ही दोनों कॉमन पॉइंट जुटा हुआ है ना, तो अगर कॉमन पॉइंट जुटा हुआ है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी कितना होना चाहिए V होना चाहिए, इसका भी कितना होना चाहिए V होना चाहिए, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट जुटा हुआ है। तो तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो V हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर हम इस सर्किट में करंट निकालना है I1 तो गौर करना है, मेरे पास वैल्यू है I1 का, हमारे पास वैल्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस का, हमारे पास वैल्यू है ईएमएफ का, और हमारे पास वैल्यू है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अब इन तीन सभी चारों में रिलेशन कौन देता है, तो अगर लेक्चर देखे हो तो उससे बताया गया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो होता है E माइनस आई आर। बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा बेसिक फॉर्मूला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। यहाँ पे E क्या है ईएमएफ, I क्या है करंट एंड R क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर V E I और R में रिलेशन होता है ये। तो अब हमें इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, ये बैटरी यूज हो रहा है, तो जब यूज होता है डिस्चार्जिंग कंडीशन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस होता है। अगर ये चार्जिंग कंडीशन होता है क्या होता है वैल्यू प्लस में होगा। अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा होता तो ये क्या होता V इक्वल टू E होता। और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में दिया गया है, वर्किंग ऑन सेल में दिया गया है, बात समझ में आ रहा है ना, उस लेक्चर में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया V इक्वल टू E माइनस आई। ठीक है, अब चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो फर्स्ट ब्रांच के लिए, सेकेंड ब्रांच के लिए और थर्ड ब्रांच। चलो अगर फर्स्ट ब्रांच की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, मतलब फर्स्ट ब्रांच में ईएमएफ कितना है V1 माइनस, फर्स्ट ब्रांच में करंट कितना है तो I1 है, रेजिस्टेंस कितना है R1। बन गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो हमें फाइन क्या करना है I1, हम क्या करते हैं हम करते हैं इसको, तो V क्या करें इसको हम वैसा करते हैं माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V हो जाएगा। और अगर I1 निकालना चाहे तो I1 कितना हो जाएगा मेरे पास, तो E1 माइनस V अपॉन R1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो चलो ये हमारा फर्स्ट निकल गया फर्स्ट ब्रांच। चलो अब सेकेंड ब्रांच की बात करते हैं, तो सेकेंड ब्रांच में भी करंट कितना है I2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2, ईएमएफ कितना है E2, और यहाँ का यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस V था तो इसका भी V ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। तो अगर हम सेकेंड ब्रांच के लिए अगर यूज करें तो हो जाएगा V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 और R2 होगा ना। अब अगर यहाँ V इक्वल टू E2 है तो सिमिलरली अगर यहाँ से हम I2 निकालना चाहें तो I2 कितना हो जाएगा, तो इसी को गौर करें हम, तो यहाँ से E1 है तो यहाँ E2 हो जाएगा, V यहाँ है तो माइनस V हो जाएगा अपॉन R2 हो जाएगा। अगर सिमिलरली हम I3 निकालना चाहें तो क्या I3 भी निकल जाएगा, तो I3 के निकालने को इसके तो सेम यहाँ क्या हो जाएगा E3 माइनस V अपॉन। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं ना, बस फॉर्मूला हम पुट करें और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हमें I1 I2 I3 तीनों का वैल्यू मिल चुका, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू
I1 प्लस I2 प्लस I2। तो चलो पुट करते हैं। I1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है E1 माइनस बी अपॉन आर। I2 की बात करें तो I2 हमारे पास आता है E2 माइनस बी अपॉन आर। I3 की बात करें हम तो I3 हमारे पास है कितना, E3 माइनस बी अपॉन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलो देखो तो ध्यान से, यहाँ से क्या E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 लिखे तो किसी को कोई आपत्ति? कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या किसी तोड़ दिए, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, प्लस है तो प्लस दे देते हैं हम लोग। क्या E2 अपॉन R2 लिख सकते हैं, माइनस V अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, सारे E को एक साथ लिख देते हैं। चलो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। बचा क्या हमारे पास, तो अगर माइनस हम कॉमन ले, माइनस ले लें, देखो ध्यान से, माइनस देखो तो V इसमें भी है, V इसमें भी है, V इसमें भी है, तो तीनों में से V कॉमन लेते हैं माइनस में, तो माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अरे यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? यानी कि हमारा जो करंट है वो ईएमएफ के दिख रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R3 और माइनस V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दिख रहा है। चलो अब हमें करना क्या है कि ये जो फॉर्मूला जो बन के आया है हमें कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से। किससे कंपेयर करना है, इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। पर गौर करें फॉर्मूले को हम, तो ध्यान देना यहाँ पर V है और यहाँ पे I और जहां पे I है यहाँ पर V है ना? तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि V को इधर कर लेते हैं और I को उधर कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो कोशिश करते हैं कैसे करें हम लोग। चलो ध्यान दो, हम क्या करते हैं कि इस पूरे V वाले टर्म को इधर ले लाते हैं और I को कहाँ कर देते हैं, इधर कर देते हैं। चलो करते हैं V इंटू 1 अपॉन R1। समझ में आ रहा है ना हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ इक्वेशन को इसी को सिमिलर करने के लिए। इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 और ये हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है? चलो अब गौर करना, अब V तो आ गया यहाँ पर, लेकिन एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है एक्स्ट्रा। तो अब हम करें क्या इसको, तो ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा को हम इधर डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले लाते हैं। इसको एच करते हैं हम। हाँ इधर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है? चलो ये आर वाला टर्म हम नीचे ला रहे हैं, ध्यान देना ये टर्म जैसे ही यहाँ लाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा और एक आई के नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन, दोनों में डिवाइड होगा ना ये। तो क्या करते हैं, कर दिए V इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन कितना आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। अब माइनस है तो माइनस I इंटू क्या नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 नीचे आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन। क्लियर है इतना तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। देखो हम क्या किए हैं, इस वाले टर्म को उठाकर इधर लाए हैं, तो एक बार इसमें मत डिवाइड हुआ और एक बार आई में डिवाइड हुआ। अब देखो तो V इक्वल टू, अगर हम कंपेयर लिखें तो बताओ, अगर सभी सेल को एक साथ मिला देंगे हम लोग तो V बन जाएगा V, E हो जाएगा E इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा माइनस I और ये हो जाएगा R।
बात समझ में आ रहा है? तो चलो गौर करो, v की जगह पे v है, ई इक्विवेलेंट की जगह पे देखो इतना वैल्यू आया, और आर इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आया, ये आया। यानी यहां से हमें यह पता चल रहा है कि ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास कंपेयर करने के बाद जो बन के आता है वो आता है E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जब R इक्वल की बात करते हैं तो यहाँ 1 अपॉन R इक्वल है ना, तो यहां से अगर 1 अपॉन है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला ये हो गया और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया। और ये हुआ हमारा कंप्लीट डेरिवेशन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं सेल का तो उसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है। क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है? देखना, इस जब भी क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट पे गौर करेंगे। क्या करना है, सर्किट पे गौर करना है। तो अगर हम सर्किट की बात करें, थोड़ा सा अगर ड्रॉ करें हम, की बात करें हम यहाँ तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ से कुछ नहीं करना, तुम लोग को आई करंट ले जाना है और यहाँ पे I1 दे देना है, यहाँ I2 दे देना है और यहाँ I3 दे देना। ठीक है, अब क्या करो, जो करंट फ्लो कर रहा है वो तीनों सर्किट के लिए फॉर्मूला ये वाला पुट करो, V इक्वल टू E माइनस IR के, ठीक है ना। तो तीनों सर्किट की बात करें तो पहला में करंट I1 था तो इसलिए V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। सर दूसरे में करंट I2 था, ईएमएफ E2 था, तो हम क्या कर दिए V इक्वल टू E2 माइनस I2 है। तीसरे के लिए क्या कर दिया हम लोग, सिमिलरली यूज किए उसी तरह से। तो हमारे पास I1 I2 I3 का वैल्यू निकल गया। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ I1 I2 I3 का वैल्यू करना है, पुट कर देना है। तो अगर हम वैल्यू को I1 I2 I3 को पुट करने जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आता है। अब जब इतना आया तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में चेंज कर देना है ताकि हम इस इक्विवेलेंट को कंपेयर कर सकें। तो जब हमारे पास वैल्यू इधर भी आ गया था तो हम क्या किए, इंटरचेंज का यूज किए, हम लोग इधर इधर किए तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू इतना आ गया और हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया E1 अपॉन R1। मतलब अगर 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी से जुटे हुए हो उसको इस फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं अभी, ये फॉर्मूला इसको थोड़ा अप्लाई करके लोग देख लेते हैं कैसे सोल्व होता है कुछ, ठीक है ना। ध्यान देना, हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, देखना ये 3 ईएमएफ दिया हुआ है हमारे पास, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 3 ओम 1 ओम 3 ओम, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसको हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ई इक्विवेलेंट। बताइए कि इतने सारे सेल को अगर आपस में सीरीज में हम जोड़ दें तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो देखो गौर करते हैं, फॉर्मूला है इक्विवेलेंट के लिए क्या है हमारे पास, तो ई का फॉर्मूला हमारे पास गौर करना, ये है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करने चले जाओ। E1 कितना है हमारे पास, तो 3 है। R1 कितना है हमारे पास, तो 2 प्लस E2 कितना है हमारे पास, 2 है। R1 कितना है, R2 कितना है, 1 है प्लस E3 R3, E3 कितना है हमारे पास, तो 1 है। R3 कितना है, 3 है। 1 अपॉन R1 कितना है, तो 1 अपॉन 2 है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन। अब इसको सोल्व करके जो हमारा वैल्यू आएगा वही क्या आएगा, हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, फार्मूला भले ही हमें इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर कुछ भी नहीं है, फार्मूला बस ध्यान देना है, कुछ भी नहीं याद करने में। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 जितने भी दिए हुए हैं ईएमएफ सब क्या करना है, E1 अपॉन R1 सभी के इंटरनल से डिवाइड कर देना है अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बात समझ में आ रही है ना, कुछ भी नहीं। अब बस इसका वैल्यू पुट करना है, हमें क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए। अगर हमें पूछेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और दिख रहा है कि एक कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला तो पहले से ही पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला इस तरह से यूज करके हम लोग डिफरेंट
सेल के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? चलो इसको समझना थोड़ा सा। क्या है हमारे पास, दो ईएमएफ लगा हुआ है, एक E1 है और एक E2 है, रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2 है। हमें निकालना है ई इक्विवेलेंट। क्या निकालना है हमें? ई इक्विवेलेंट। अगर ई इक्विवेलेंट निकाले तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो फॉर्मूला यही है, तो हम क्या लिखेंगे? ई इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या होता है? E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है ना? तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो अगर हम सोल्व करने जाए तो ये अगर R1 और R2 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा ना? अगर R1 R2 हो जाए तो क्या हो जाएगा ध्यान पे? यहाँ हो जाएगा हमारे पास E1 इंटू R1 सर कैसे तो बचेगा R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1। नीचे बात करें हम, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन R1 इंटू R2 आ जाएगा। अब हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? R2 प्लस R1। ठीक है, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? अगर कैंसिल हुआ था तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया? E1 R2 E2 R1 ऑन R1 प्लस। तो ध्यान देना यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए अगर हमारे पास सिर्फ दो ही सेल दिए हुए, कितने दिए हुए हैं? सिर्फ दो सेल की बात की जा रही हो तो इस फॉर्मूले को भी यूज करके बना सकते हो। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें हम लोग तो इसको जब हम सोल्व किए तो मेरे पास आ गया फॉर्मूला E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी सिंपली हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक पेप्सी है, पेप्सी है, ये 5 10 है ना? हमें क्या निकालना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। तो अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें तो अगर हम इस फॉर्मूले से बनाए, किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से बनाए तो हम इस पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो E1 अपॉन R1, E1 कितना है? 10, R1 कितना है? 5 प्लस E2 अपॉन R2 कितना है? 15 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3। अब इसको हम लोग सोल्व करने जाए तो क्या हो जाएगा? ये 5 से कटेगा 2 टाइम में, ये कितना कट जाएगा? 5 टाइम में, यानी 5 to 7 नीचे कितना हो जाएगा? तो एलसीएम लेंगे 5 to 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 5, तो अब कितना हो जाएगा? ये 15 7 जा 10 5 और 5 3 जा 8। इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया इतना बोल। अगर हम इसको ऐसे सोल्व करके ट्रिक से सोल्व करें तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ दो सेल के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो E1 इंटू R2 कर दीजिए, यानी E1 क्या है हमारे पास? 10 और R2 कितना है? 3, 10 इंटू प्लस है तो प्लस कर लो। E2 कितना है हमारे पास? 15 और ये कितना है? 5 अपॉन 5 प्लस 10 30 55 या 75 अपॉन 15 क्या देगा? 105 अपॉन 5 क्या आंसर? तो क्या सेम ही आंसर आया? तो चाहो तो इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। यानी अगर ध्यान देना, दो सेल की बात की जाए तो हमेशा इस जनरल फॉर्मूला का यूज करना, नॉर्मल फॉर्मूला का यूज करना, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और दो से ज्यादा सेल दिए हुए हैं तो इस फॉर्मूले का इक्विवेलेंट ईएमएफ करके हम लोग यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यही है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वो सीरीज का हो जो कि पिछले लेक्चर में बताया गया है। आज हम लोग क्या पढ़े? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई?